21 लाख घर गिरे हुए थे जिनको बनाने थे, और 1.25 करोड़ लोग रोड पर थे। इतना बड़ा सानिया था। 1 करोड़ लोग अगर रोड पर हों तो क्या होता है? 784% ज़्यादा बारिश हुई थी 2022 में। मतलब देयर वाज अ शीट ऑफ वाटर फ्रॉम। सारा एआई का दौर है, हमारे पास अलार्मिंग सिस्टम्स व्हाट नॉट, लाइक अपनी बस हर चीज़ है। व्हाई वर वी अनेबल टू फिगर आउट कि ये होने जा रहा है, और हम डिजास्टर से पहले हम क्यों नहीं प्रिपेयर होता है? इस कंपनी का नाम है सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टेड। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि ये घर फ्लड में नहीं गिरे। जो हाउसिंग का पैटर्न और स्टाइल है सिंध में, वो ये था कि कच्चे मिट्टी के घर बना। तो पहली दफा सिंध में इस प्रोजेक्ट की वजह से वो सारे घर रिप्लेस हो गए कच्चे मकानों से पक्के मकान। हमने अपने जो 40,000 विलेजेस हैं उन सब के साथ मिलकर एक सिस्टम बना लिया है कि अगर आप किसी भी विलेज में अगर खुदा ना खास्ता डायरिया फैल रहा है, या कोई वहाँ कोई और बीमारी फैल रही है, या कोई ऐसी आफत वहाँ पर आ गई जो हमें नहीं पता, तो वो सिस्टम से जुड़ गए। जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है पूरे प्रोग्राम की, उसको हाउ डू यू मेक श्योर कि वो सही हो? बिकॉज जैसा कि प्रोग्राम्स में अक्सर करप्शन सामने आती है, और बिकॉज इट्स लाइक अ वेरी लार्ज स्केल। अर्नस्ट यंग एक इंटरनेशनल ऑडिट फर्म है, उसको हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग पार्टनर बनाया। केपीएमजी को हमने इंटरनल ऑडिटर बनाया। पीडब्ल्यूसी को हमने एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया। आप जानते हैं ये बिग 4 कहलाती है। फिर हमने रिस्क प्रोफाइल पूरा तैयार किया ना, तो हमने बहुत मीटिंग्स की जैज बैंक के साथ भी कि क्या वेंडर के जरिए पेमेंट हो सकती है, किस तरह से पेमेंट हो सकती है। लेकिन फिर हमने ये फैसला किया कि बैंक इज द सेफेस्ट प्लेस। अगर आप मुझे 3-4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स आप कह लें, या जो बड़ी लर्निंग्स हैं जो आपने यहाँ देखी हैं व्हिच दे कैन इम्प्लीमेंट इन पंजाब एंड केपी और जगहों के ऊपर। नंबर 1, Pal साहब, thank you so much for taking the time out. आप you're a CEO of SPHF. हम लोग उस पर तो बाद में आते हैं कि आप लोग बड़ा अमेजिंग काम कर रहे हैं, स्पेशली सिंध के जो फ्लड इफेक्टीज भी हैं और एरियाज हैं उसमें। बट मुझे थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाएं, यहाँ तक आप एक तो कैसे आए, किन किन पोजीशंस पे आप रहे, हाउ डिड यू कम इनटू सिविल सर्विस, सो थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट लोगों को देने के लिए अबाउट योर बैकग्राउंड। शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। और बैकग्राउंड ये है कि मेरा ताल्लुक प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज से है। 1996 में मैंने ये सर्विस ज्वाइन की थी, और इनिशियली तो हम असिस्टेंट कमिश्नर्स जिस तरह सब बनते हैं, इस तरह मैंने मुख्तलिफ जगहों पर, लतीफ़ाबाद में, हैदराबाद में, फिर मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा मीरपुर ख़ास में। लेकिन जो कहना चाहिए कि जहाँ से ग्रूमिंग हमारी शुरू हुई, तो मैंने मास्टर्स किया एमएससी डेवलपमेंट फाइनेंस में मैनचेस्टर से। वहाँ से वापस आकर मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, और ज़्यादा काम मैंने वहाँ किया। मेरे ख्याल में कुछ 8-10 साल फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहा। वहाँ हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद रखी, जो आज पाकिस्तान में सिंध का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वो एक मिसाली यूनिट समझा जाता है, और तमाम सूबे तकरीबन उसको फॉलो करते हैं और उससे गाइडेंस लेते हैं। वो हमने काम किया। मैं एमडी वाटर बोर्ड रहा 2 दफ़ा मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रहा केएमसी में। कुछ सेक्रेटरीज़ की पोजीशन पे भी काम किया, जैसे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट रहा, सेक्रेटरी फूड रहा, सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन रहा, डीजी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहा। तो ये मुख्तलिफ असाइनमेंट्स मैंने की और थोड़ा सा करियर में। हम लोग आए फ्लड्स के ऊपर, जो आपका इदारा मेनली जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। बिफोर अगेन वी गो इनटू कि आप लोग उसको कैसे फिगर आउट कर रहे हैं, जो फ्लड्स का पूरा फिनोमेना है। हम लोग अगेन फ्रॉम अ वेरी आम बंदा पर्सपेक्टिव हम देखते हैं कि जी हर साल पाकिस्तान में, कभी पंजाब में, कभी सिंध में फ्लड आता है। फेडरल में ज़रा है, मैं इस्लामाबाद से हूँ, NDRMF, NDMF, फिर डेवलपमेंट सेक्टर के इदारे, फिर सेमाई गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट, जस्ट लाइक सो मैनी इदाराज जो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब भी फ्लड आता है तो हम देखते हैं कि उतनी ही तबाही या उससे ज़्यादा तबाही आपको नज़र और आती है, रिपीट हो रही होती हैं और स्टोरीज। रिपीट हो रही होती हैं। वाई, लाइक वेयर इज़ द प्रॉब्लम, लाइक वाई आर वी अनएबल टू फिगर दिस आउट कि यार अच्छा अगले साल ये चीज़ होने जा रही है, इतने इदारे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, बट स्टिल जो हैं वो चीज़ें मतलब हम फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़ा इसका रीज़न तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं हमारी, प्रोविंशियल हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, जनरली इनका नी जर्क रिस्पॉन्स होता है किसी भी बात पर। ये 12 महीने जो है ना, फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं। तो जहाँ इन्हें फायर नज़र आती है, फ़ौरन ये जाकर फायर एक्सटिंग्विश करते हैं, फिर दूसरी फायर की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए आपको शोर भी नज़र आता है मुख्तलिफ सालों में जब भी बारिशें आती हैं। अभी फिर दोबारा लास्ट ईयर आपको याद है पंजाब में कितने तबाही हुई। आपने देखा कि लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन आई डोंट नो, हमने नहीं देखा कि कोई घर वर बने हैं वहाँ पर। अभी कुछ 1000 घर वो बना रहे हैं, लेकिन वो भी अर्बन साइट पर।
कुछ घर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हाउ सिंध वाज डिफरेंट सिंस 2022 कि 2022 में अनप्रेसिडेंटेड रेंस हुई। अच्छा, हम कराची में थे, मैं सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन था। हमें भी यहाँ से अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कितनी बारिश हुई है। 784% ज़्यादा बारिश हुई थी 2022 में, 784%, यानी तकरीबन 8 गुना ज़्यादा। तो हमने वहाँ फिर फ़ोन करना शुरू किया कि हम डिप्टी कमिश्नर्स को लुक आफ्टर करते थे। हमने पूछा तो हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा भयानक सूरत हाल है। पटीधन में हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हमने 3 दिन से सूरज ही नहीं देखा, 3 दिन से दिन रात बारिश हो रही है। लड़काना वालों ने कहा कि पूरे शहर में 5-5 फुट पानी है और शहर से बाहर 7-7 फुट पानी है, मतलब देयर वाज अ शीट ऑफ वाटर क्रॉस। तो जो आपका सवाल है कि ये क्यों फिनोमेना रिपीट होते रहते हैं, पहली दफ़ा ये सब प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स रिहेब कर रिलीफ तक फोकस करते हैं। मसला है पानी पहुंचाएं, उनको किस तरह से खाना दें, उनको किस तरह से शेल्टर दें। लेकिन सिंध वेंट अहेड विद देयर रिहेबिलिटेशन स्कीम, और इसका जो सारा क्रेडिट है ना, मैं अर्ज़ करूँ कि वो जाता है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। क्योंकि जब डेटा सामने आया तो उन्हें पता चला कि सारी क्रॉप्स ख़त्म हो गई हैं, सारा लाइफ स्टॉक तबाह हो गया है, 21 लाख घर गिर गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 21 लाख घर भी बनाने हैं, मुझे लाइफ स्टॉक को भी ठीक करना है, मुझे रोड रास्ते भी बहाल करना है। तो वी इंगेज्ड विद द वर्ल्ड बैंक एज ए फर्स्ट इंस्टांस। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पॉलिटिकल विल अगर डिटरमाइन कर लेना तो मुल्कों के नक्शे चेंज हो जाते हैं, उनकी उनकी हालत चेंज हो जाती है। ये उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दफ़ा नहीं कहा, बार बार कहा मुझे ये घर बनाने हैं। शायद वो जो कॉन्टेक्स्ट है रोटी कपड़ा और मकान जो उनकी पार्टी पॉलिसी का है, उसमें उसका एक फीचर भी है। और जब पॉलिटिकल विल हो तो फिर पूरी मशीनरी जो है ना उसके लिए मूव करती है। फिर हमने रिहेबिलिटेशन पर काम किया। लेकिन थोड़ा-सा अगर हम पीछे जाएँ, जो मेरा इनिशियल क्वेश्चन था कि हमें सारा एआई का दौर है, हमारे पास अलार्मिंग सिस्टम्स व्हाट नॉट, लाइक हमारे पास हर चीज़ है। व्हाई वर वी अनएबल टू फिगर आउट कि ये होने जा रहा है और हम डिज़ास्टर से पहले उसकी सॉर्ट ऑफ किसी हद तक उसको फिगर आउट हम कर सकते हैं। मतलब ठीक है, बाद में तो हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो सारा कुछ उस पे हम लोग आएँगे, बट पहले हम क्यों नहीं प्रिपेयर होते हैं? देखिए, हमने इस कंपनी का नाम है सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टेड्स, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि ये घर फ्लड में नहीं गिरे। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि इतनी बेताशा बारिश हुई। थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूं आपको कि जो हाउसिंग का पैटर्न और स्टाइल है सिंध में, वो ये था कि कच्चे मिट्टी के घर बनाते थे। जैसे पंजाब में सारा कल्चर ये है कि वो ब्रिक्स एंड मोर्टर के घर बनाते हैं। तो पहली दफ़ा सिंध में इस प्रोजेक्ट की वजह से वो सारे घर रिप्लेस हो गए कच्चे मकानों से पक्के मकान में। आप मुझे बताएं पंजाब में लास्ट ईयर कितना कोहराम मचा था, सिंध में मचा था। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पक्के घर बन गए और एडॉप्टिव चेंजेस के नतीजे में अब जो घर हम नहीं बना रहे वो भी पक्के घर बना रहे हैं। तो पहला तो ये था कि किस तरह से आप अपने लोगों को, पहला जो मिटिगेशन है कि दोबारा स्टोरी रिपीट ना हो, वो ये है कि आप उनकी नीड्स को देखते हुए वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें कि वो घर बार बार ना गिरे। तो वो आपने ये भी देखा ना, पंजाब में भी जो घर गिरे हैं वो सारे कच्चे घर गिरे थे। पक्का घर जो है वो सस्टेनेबल होता है। हमने जो घर अपने डिज़ाइन किए हैं वो इतने रेजिलिएंट हैं कि मैं कहता हूँ कि हम बल्कि कहते हैं कि बारिशें क्यों नहीं हो रही, इतनी बारिशें हों कि हम देखें, टेस्ट भी करें। हमारा आज तक कोई मकान की कोई मतलब वो बाल भी बेका नहीं हुआ है किसी मकान का। तो एक तो ये है। दूसरा, आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की, तो ये तो क्योंकि बारिशों की वजह से कच्चे मकान तो गिरने थे, अब बारिशों से वो रेजिलिएंट तो क्रिएट हो गई है। अब हम CBRDM बना रहे हैं, मतलब जिसमें हम अर्ली वार्निंग सिस्टम का सिस्टम भी बना रहे हैं। हमने अपने जो 40,000 विलेजेस हैं उन सब के साथ मिलकर एक सिस्टम बना लिया है कि अगर आप किसी भी विलेज में अगर खुदा ना खास्ता डायरिया फैल रहा है या कोई वहाँ कोई और बीमारी फैल रही है या कोई ऐसी आफत वहाँ पर आ गई जो हमें नहीं पता, तो वो सिस्टम से जुड़ गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ये जो 20 लाख लोग थे, इनमें से 10 लाख लोग वो थे जो सरकारी ज़मीनों पर रह रहे थे, यानी इलीगल रह रहे थे। हमने उन सबको मालिकाना हकूक दिए और उनको अपने सिस्टम में ले आए। तो अब मेरे पास डैशबोर्ड जो है उसमें मैं क्लिक के साथ ही उस विलेज की अंदर पहुंच जाता हूँ, उस विलेज की पॉपुलेशन, उसमें घर कितने हैं, उसमें इश्यूज़ किया, और उनके कम से कम 10 लोगों के नंबर मेरे पास है, फ़ोन नंबर, और हमारे नंबर उनके पास हैं। तो एक कनेक्शन क्रिएट हो गया है हर किस्म की सेटलमेंट का SPHF के साथ। तो अब इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना
और इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, ये दोनों मुमकिन हो गया इस प्रोसेस से। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बुनियाद लाइक व्हाट वाज द रीजन ऑफ स्टार्टिंग दिस, और ये कब हाँ, शुरू हुआ? ये 2022 में तो बारिश आई थी बेताशा, जो अगस्त सितंबर में। अक्टूबर में हमने इसको सोचना शुरू कर दिया था और हमने फिर जेनेवा गए थे हम जनवरी 2023 में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, मैं भी उनके साथ था। वहाँ हमने प्लेजेस सीख किए कि हमें ये फंडिंग की ज़रूरत है। फरवरी में हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि इसको मॉडर्न तर्ज पे चलाया जाए। तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का ख्याल ये था कि इसको हम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से जितना महफूज रखें और जितना क्विक डिसीजन मेकिंग इसमें होगी उतना हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लड रिलेटेड जॉब थी। 21 लाख घर गिरे हुए थे जिनको बनाने थे और 1.25 करोड़ लोग रोड पर थे। आप सोचें, ये इतना बड़ा सानिया था, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो चीज़ें ज़्यादा सामने आती नहीं है। वरना 1 करोड़ लोग अगर रोड पर हों तो क्या होता है, और मतलब 1 करोड़ कितनी आबादी होती है, आप खुद भी सोच सकते लेकिन इससे पहले ये जो है वो कोई और ऐसा इदारा गवर्नमेंट का नहीं था जो इसको लुक आफ्टर करता है? बिकॉज अक्सर हमें ये भी देखने में आता है ना, कोई चीज़ या इवेंट होता है फिर एक नया इदारा आ जाता है, हाँ, या नई एक एक वो हाँ। चलता रहता है। मुझे इस पे तो एतराज़ नहीं है कि नया इधर आ जाता है, लेकिन मुझे इस पे एतराज़ है कि पुराने को बंद कर देना चाहिए फिर। तो ये काम भी करना चाहिए। तो हाउसिंग का कोई डिपार्टमेंट नहीं था हमारे पास सिंध में। एक प्रोग्राम था जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा था, लेकिन वो छोटा-सा प्रोग्राम था। तो इसलिए ये नहीं है कि कोई एक और हमने फंक्शन शुरू कर दिया है। तो अ, एक कंपनी बनाई गई, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग में हैं। तो इसमें चेयरमैन नजम शाह साहब, हमारे जो चेयरमैन प्लानिंग हैं, वो इस बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और वो डे वन से इस प्रोजेक्ट के साथ रहे। जब वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, लेकिन मैं नजम शाह साहब और हसन साहब उस ज़माने में चेयरमैन प्लानिंग होते थे। तो ये 4-5 लोग, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, ये हम एडवाइस करते थे सीएम साहब को कि किस तरह से हम इसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो उनका कहना ये था कि यार डिसीजन मेकिंग फास्ट हो। तो हमने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है। तो वहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक है। अगर हमें जल्दी फैसला करना होता है, हम बोर्ड को कहते हैं कि ज़ूम पर आ जाए। तो एक कंसेंसस ओपिनियन के साथ ही हम फैसला करते हैं और आगे चले जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद आगे चल के 10 साल 20 साल बाद ये डिपार्टमेंट्स की जगह आपको छोटी-छोटी कंपनीज़ ही के साथ काम करना चाहिए, जहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत तेज़ हो। और थोड़ा सा एसपीएचएफ के बारे में बताएं कि आप लोगों के मैंडेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बिकॉज आई थिंक एक और चीज़ में देखने में आती है कि जितने भी इदारे होते हैं, कुछ जगहों के बहुत ग्रे एरियाज़ हैं, वो सेम काम एक और इदारा भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। अब जैसे फेडरल में भी एक है जो डिज़ास्टर से पहले कर रहा है, फिर एक आता है डिज़ास्टर के बाद। इट्स जस्ट आम बंदा है, जब उसको देखता है कि यार हमें मतलब को 20 इदारों की ज़रूरत है, इट्स लाइक बेटर टू हैव वन ऑर्गेनाइजेशन और फिर उसके आगे डिपार्टमेंट्स हों। सो थोड़ा सा आप आगे बताएं कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, वेयर डू यू गाइस नंबर वन जंप इन, और उसके अंदर किन किन वर्टिकल्स में आपका काम है? जैसे हाउसिंग का तो मैंने आपको बता दिया। हम्म, अब हाउसिंग के साथ आपने सही कहा, हमें एक और मैंडेट भी है और वो है वॉश का मैंडेट। लेकिन जब हम ये घर बना रहे थे, तो इसमें वॉशरूम देना भी हमारी मैंडेट में शामिल थी। लेकिन जब हमने वहाँ विलेज पर गए तो हमने देखा कि वॉशरूम तो जब देंगे ना आप, जब आप उसके साथ किसी सिस्टम में वो कनेक्ट कर सकें। तो कंप्रीहेंसिव नेटवर्क सॉल्यूशन रूरल एरियाज़ में नहीं होते। अगर आप पंजाब में भी नहीं होते हैं तो वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हम जो है वो पूरा कंप्रीहेंसिव वॉश का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उन विलेजेस में जहाँ पर हमने घर बनाए। तो उसके लिए फिर वर्ल्ड बैंक का एक और प्रोग्राम था, स्टार वॉश। वो उन्होंने डाइवर्ट किया, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नहीं इधर से ही करें, तो वो तकरीबन कोई $600 मिलियन की फंडिंग वो लेकर आ रहे हैं। $200 मिलियन की फंडिंग हमारे पास ऑलरेडी थी वर्ल्ड बैंक की, तो हम $800 मिलियन से ये वॉश भी कर रहे हैं। और पहली दफ़ा हमने बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और उसमें ये है कि हम, आपको पता है ना PC1 बनती है, तो हर विलेज की एक PC1 बननी थी। हमने MI सिस्टम बनाया है जहाँ से PC1 AI बेस्ड PC1 बन रही है। उसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और नैरेटिव वो खुद लिख कर हमें देता है। फिर उसको एक कमेटी पूरी चेक करती है और एक दिन में वो विलेज डिज़ाइन हो जाता है, जिसको अदरवाइज़ मतलब ज़ाहिर आपको पता है कि हफ्तों महीनों लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम AI को बेताशा यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि हम हाउसिंग और वॉश कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे वो आती हैं कि जी सोलर, हम तो हमारा बोर्ड सख्ती से मना करता है कि जो मैंडेट है उस मैंडेट के अंदर ही रह के उसको कंप्लीट करेंगे।
वरना लोगों का ये होता है कि गवर्नमेंट्स का भी ये होता है कि यार एक इदारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इनएफिशिएंसीज भी बहुत कम है, नहीं ना होने के बराबर है, तो इसी से ये भी काम करवा लेते हैं। जो आप लोग लेकिन हेल्प भी कर रहे हैं वो सिर्फ फ्लड इफेक्टीज के हैं या उसके अलावा बाकी भी नहीं उसमें? नहीं नहीं, जो 21 लाख घर थे सिर्फ उन्हीं का, या एक्सक्लूजन में जो भी आ रहे हैं कि हमारा घर गया था तो उसकी वेरिफिकेशन होती है। उसके अलावा हमारा कोई हाउसिंग का दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है। एक रीसेटलमेंट का प्रोजेक्ट अभी वर्ल्ड बैंक चाहता था कि हम करें कराची में, तो हमने अपने बोर्ड को दिया, बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा यार नहीं, हमें अपना इट्स अ वेरी फोकस पे स्पेसिफिक करना है। टारगेटेड। हाँ, एंड विच इज़ गुड थिंग। आप देखें, बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड का मतलब ये है कि जो 7 लोग या 10 लोग जो हैं, दे शुड सिट एंड मेक अ गुड डिसीजन। तो ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात वो कोई शायद हो सकता है कोई डिसीजन ठीक ना भी हो, लेकिन मेजॉरिटी का डिसीजन है तो वो फिर आगे चलता है। जैसे आपको याद होगा यूरोप में जो ये था यूरोपियन यूनियन से अलहदा होने का, वो गवर्नमेंट को भी ख़्याल नहीं था कि ये इनके खिलाफ आ जाएगा, लेकिन आ गया तो करना। बट और व्हाटएवर इज़ द डिसीजन, उसको लेकर आगे जाना चाहिए। और अभी तकरीबन 4-5 सालों में आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें हैं जो अचीव कर ली हैं? देखें, हमारा मैंडेट था कि हम 2028 तक ये 15 लाख घर बनाएँ। हमने 21 लाख घर बनाए। हम 16,50,000 घर तक पहुँच गए। इस वक्त 16 लाख घर हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 10 लाख कंप्लीट हो चुके हैं, 6 लाख कोई प्लिंथ के स्टेज पर है, कोई लिंटल के स्टेज और पर जो है। कंप्लीट हुए उसमें लोग मूव इन हो गए हैं? 10 लाख में तो मूव हो गए ना, 60 लाख लोग तो उसमें रह रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि हमने 4-5 लाख बच्चों को एक महफूज छत तो हमने दे दी है। ये देखिए, ये बात थोड़ा सा रियलाइज़ करने की है कि आप थोड़ा सा कंसीव करें उस एनवायरनमेंट को जहाँ पर वो लोग रह रहे थे, कच्चे मकान। जब बारिश बादल आते होंगे, तो मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि बच्चों को तो एहसास नहीं होता ना कि अच्छा और बुरा क्या है, दे एंजॉय रेन। बट वालदेन परेशान होकर देखते हैं आसमान की तरफ कि क्या होगा, और जैसे जैसे बारिश होती है उनको फिक्र लगती है क्या। 21 लाख घर हमारे तबाह हुए, 1 करोड़ लोग बाहर आ गए। अब वो मजबूत घरों में वापस आ रहे हैं। अब वो भी इंजॉय करते हैं और उनके वालिदैन भी जो है परेशान। मैं जिस गांव में भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं हर जगह खातून ज़रूर ये कहती है कि आपने हमें खौफ से निजात दिला दी है। ये एक सिंपल सा जुमला है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है कि वो पहले खौफ में मुब्तला रहते थे कि बारिश आएगी तो फिर दोबारा घर गिर जाएगा, फिर दोबारा घर बनाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ये जो एक मजबूत घर का जो कंफर्ट है ना, वो आप समझ सकते हैं कि हमने सब ज़िंदगी गुजारी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस लुक्स लाइक? सो बिकॉज़ अगेन जो और भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जो लोगों को एड दे रहे हैं या कोई राशन दे रहे हैं, कोई क्या, सो लेट्स से एक बंदा है जो इफेक्टिव है, सो आप लोग उसको घर बना के दे रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी किस तरीके के साथ है? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ की कि हमने इस सिस्टम में कोई ठेकेदार, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं रखा। हम उनको जो सर्वे हुआ, अर्बन यूनिट ने सर्वे किया पंजाब ने, उसके बाद हमने उसको रीवैलिडेट करवाया। जो लीडिंग एनजीओज़ हैं पाकिस्तान की, एनआरएसपी, एसआरएस, उतरदीप, सेफको, हैंड्स, और उसके बाद फिर हमने उनका अकाउंट्स खोला और उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेजे। और हमने इसको इंक्रीमेंटल बेस पे चलाया, यानी पहले हमने 75,000 रुपये भेजे कि वो अपनी प्लिंथ बनाए। तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में 75,000 जाते हैं, वो बैंक जाता है, वो बैंक से निकालता है या निकालती है पैसे, और उसके बाद मटेरियल खरीदती है। और उसके बाद हमारे एनजीओ उसको ट्रेन करते हैं। हमने 25,000 मैसन्स ट्रेन किए और उन मैसन्स ने बहुत हमें सपोर्ट किया। उससे बाकी लोगों ने भी सीखा। वो अपना मटेरियल इकट्ठे करते हैं, फिर उसके बाद प्लिंथ बनाते हैं। प्लिंथ की उनको पता है कि कम से कम 3 फीट ज़मीन से नीचे उन्होंने सीमेंट मोटर से बनाना है प्लिंथ। उसके बाद कम से कम 4 फीट, 3 फीट से 4 फीट ऊपर जाना है, क्योंकि हमने उनको डिफ़ाइन कर दिया था कि आपने कम से कम रोड से इतना ऊपर रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम बारिशों में आप ना करें। आपको हैरत होगी कि खातून का मैं घर देखने गया तो वो 5 फीट ऊपर था। मैंने कहा, अम्मा इतना ऊपर क्यों किया है? तो उसने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये इससे नीचे इधर ना यहाँ तक सैलाब आया था, तो मैं उसे 1 फीट और ऊपर लेकर गई हूँ। तो जब आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल कर लेते हैं ना, तो दे मेक वेरी गुड डिसीजन देयर ओन फेवर। तो लोगों ने इस मकान बनाने में, हमने तो 3 लाख रुपए दिए हैं, 75,000 रुपये प्लिंथ के देते हैं, 1 लाख लिंटल के देते हैं, 1 लाख छत के देते हैं, और 25,000 फर्दर देते हैं जब हमें उसकी तस्वीर मिल जाती है कि उसने दरवाजे भी लगा लिए, सब कुछ कर लिए। लेकिन लोगों ने 1-1 लाख 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी खर्च किए अपने मकान के ऊपर। और जब मैं उनसे पूछता था कि भाई आपने अपने पास से क्यों पैसे खर्च किए, तो उन्होंने कहा कि जब बारिश होती थी तो कभी छत गिरती थी, कभी दीवार गिरती थी, तो हर साल हमें 40-50,000 रुपये का खर्चा करना पड़ता था, फिर भी हम कच्चे मकान में रहते थे। ये वो खर्चा है जो हम आखिरी दफ़ा कर रहे हैं, इसलिए कि फिर
ये 50,000 हमें हर साल नहीं खर्च करना पड़ेंगे। अब आप देखें अगर लोकल रूरल पॉपुलेशन में अगर कोई आदमी 50,000 का मतलब है 5,000 रुपये महीना बचा रहा है, तो हम उनसे ये भी पूछते हैं कि अच्छा ये जो 5,000 रुपये महीना बचा रहे हैं, इससे आप क्या करेंगे? तो अब वो उनकी तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ है कि हम बच्चों को एजुकेशन देंगे, हेल्थ पे खर्च करेंगे, लाइफ स्टॉक को बेहतर करेंगे। तो ये एक इसके घर बनाना तो एक फैक्टर था जो हमने बनाया, लेकिन इसके स्पिन ऑफ बेनिफिट्स जो है ना बेतहाशा हैं। नंबर 1 तो हमने उसका अकाउंट खुलवाया, उसने 4 दफ़ा बैंक में गया और बैंक से वो किस्त लेकर आया। वो भी आप लोग खुद खुलवा के थे? खुद अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन वो 99% लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे। तो फाइनेंशियल एक्सेस जो है ना, हमने 21 लाख लोगों को फाइनेंशियल एक्सेस फ्री में, कोई इस पे पैसे तो खर्च नहीं हुए सरकार के, इस प्रोग्राम का हिस्सा था। हमने उनको मालिकाना हकूक दिए। तीसरा, हमने विलेज रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई जिसमें 5 मर्द और 5 औरतें। तो हर गांव में एक विलेज रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेती थी कि भाई ट्रक पूरा मिट्टी का मंगा लेते हैं, सबके काम आ जाएगा। तो इस तरह जो नेशनल कोहेशन है वो इसमें इम्प्रूव हुआ इस प्रोजेक्ट में। तो इस हाउसिंग के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट इसके और आते गए। और इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है पूरे प्रोग्राम की, उसको हाउ डू यू मेक श्योर कि वो सही हो? बिकॉज जैसा कि प्रोग्राम्स में अक्सर करप्शन सामने आती है, और बिकॉज इट्स लाइक अ वेरी लार्ज स्केल, और फिर ज़्यादा लोग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, इट्स नॉट जस्ट कि बस गवर्नमेंट बना के आप दे देंगे। तो उसको हाउ डू यू मेक श्योर कि हाँ, इसमें इसमें हमारे सामने सबसे बड़ा पहले तो हमने इसका स्ट्रक्चर मजबूत किया, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्नस्ट यंग एक ऑडिट फर्म है, इंटरनेशनल ऑडिट फर्म है, उसको हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग पार्टनर बनाया है। KPMG को हमने इंटरनल ऑडिटर बनाया है। PwC को हमने एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया है। आप जानते हैं ये बिग 4 कहलाती है। BDO यूके की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म है। इन चारों ऑडिट फर्म्स को हमने इस प्रोजेक्ट में ऑडिटर डाला है। दुनिया के किसी प्रोजेक्ट में 1 होते हैं या 2 होते हैं, चारों नहीं होते। हमने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इतनी होनी चाहिए कि नज़र भी आए और उसको जस्टिफाई भी हो। तो ये सारे लोग, एक तो हमने सिस्टम बना दिए। फिर हमने रिस्क प्रोफाइल पूरा तैयार किया ना कि कहीं कोई रिस्क तो नहीं है। तो हमने बहुत मीटिंग्स की जैज़ बैंक के साथ भी कि क्या वेंडर के ज़रिए पेमेंट हो सकती है, किस तरह से पेमेंट हो सकती है। लेकिन फिर हमने ये फैसला किया कि बैंक इज़ दी सेफेस्ट प्लेस। बैंक के अंदर जाकर जब एक प्रोसेस से गुजरता है, क्लर्क है, कैशियर है, वहाँ कोई पैसे लेने का चक्कर नहीं होगा। तो हमने उनको बैंक के ज़रिए पेमेंट कराई, पहला। नंबर 2, दूसरा कोई इंटरमीडियरी नहीं है। हमारा कोई रीजनल ऑफिस नहीं है। हम 40 लोग हैं जो ये $3 अरब के प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करते हैं। कोई रीजनल ऑफिस नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नहीं है। सो एक सेंट्रल जगह से सेंट्रल जगह से हम नर्व सिस्टम है, वहाँ से हम पूरे जो हमारे NGOs हैं उनके ऊपर हम नज़र रखते हैं। अच्छा, तो हमें अगर हम अपने सिस्टम वहाँ बनाते तो फिर हम अपने बंदों की क्या इंक्वायरी करते। अब तो ये है कि एक तो वो है। अच्छा, उसकी इन NGOs के ऊपर हमने इंडिपेंडेंट वैलिडेटर एक इंजीनियरिंग फर्म लगाई है जो इनके सर्टिफिकेशन को चेक करते हैं कि ये सही सर्टिफिकेशन कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अच्छा, NGOs आपको पता है रेप्यूटेबल NGOs हैं, NRSP वगैरह, तो इनके अपने भी इंजीनियरिंग का सेटअप है, चेक्स के सेटअप है, हेडक्वार्टर से भी टीम भेजते हैं। तीसरी बात ये कि हमारे जितने भी ऑडिटर्स हैं हर साल वो ऑडिट करते हैं। हर साल वो जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर और उसके बाद रिपोर्ट लेकर आते हैं। और उसके बाद वो रिपोर्ट, आपको पता है ऑडिटर रिपोर्ट जो है डायरेक्ट बोर्ड को जमा कराते हैं। अभी लास्ट ईयर PwC ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई और KPMG ने जमा कराई। उसने कहा कि हमने 100% वेरिफिकेशन की है, जो हमने सैंपल बनाया था। हमें एक केस भी ऐसा नहीं नज़र आया कि जिसमें किसी बंदे ने किसी को पैसे दिए हों या उसकी जो प्लेंथ है गलत सर्टिफाई हुई हो। तो हमारे पास हर साल ये सारे एडिटर्स जाते हैं इंडिपेंडेंटली, अपने सैंपल्स खुद निकालते हैं कि हमने इस साल इस डिस्ट्रिक्ट में इस तालुके में जाना है, इस गाँव में जाना है, जहाँ जाना जाए। हमारी कंप्लाइंस 90% नहीं है, 100%। बट व्हाई डू यू थिंक कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं दे आर अनेबल टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी सॉर्ट ऑफ चीज टू द masses? हाँ, अब ये देखें, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ना आपके यहाँ चला ही नहीं। थोड़ा सा चला जो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में चला, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल वैक्यूम को पूरा करने के लिए उन्हें एक लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, जितने भी लोग जो डायरेक्ट गवर्नमेंट करते हैं। तो उस ज़माने में आपने फील भी किया होगा कि कराची का परसेप्शन भी चेंज हुआ, दूसरी जगह भी हुई। लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल सिस्टम स्पेस नहीं देता लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को। तो जब स्पेस देना शुरू हो जाएगा तो लोकल गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्म करना शुरू करेगी। और फिर फंडिंग का भी बड़ा मसला है। हम उसके पैसे सारे जो है ना आगे पीछे कर चुके हैं लोकल गवर्नमेंट के वजह से, क्योंकि वो उनके पास रिसोर्सेज जो थे उसे ऑक्ट्राइज टैक्स कहते हैं, तमाम लोकल काउंसिल्स की अपने टैक्स कलेक्शन करने की कैपेसिटी थी। उसको 1997 98 में, याद नहीं मुझे, वो ख़त्म करके GST में उसको कन्वर्ट कर दिया था।
जीएसटी आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, तो फिर लोकल गवर्नमेंट के पास जो फंडिंग स्ट्रीम थी वो बंद हो गई। ये एक बड़ा क्राइसिस है, फिजिकल क्राइसिस, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बताएं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उस पर ज़रा बहुत गुफ्तगू होती है, फेडरल में भी, जनरली इधर भी। अब तो कोई भी प्रोजेक्ट है, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि हर बंदा कहता है कि यार सरकार ना करे, इसको मिल के जो है वो किया जाए। सो जब आप लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया, और अगेन द परसेप्शन आउटसाइड है जी बहुत करप्शन होती है सूबे में, ये है वो है, हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ एबल टू गेट एक्सेस टू दिस सॉर्ट ऑफ मनी फ्रॉम इंटरनेशनल डोनर्स? और सिर्फ एक नहीं, उसमें आपने जैसे बताया कि 4-6 बड़े डोनर्स हैं। सो वो किस तरीके के साथ आपको लगा कि और हाउ इजी वाज इट? देखिए, जो आपने बात परसेप्शन वाली बात की, आप मुझे बताएं 600 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और पूरा सिस्टम एक बैंकिंग चैनल के जरिए लोगों को पैसे जा रहे हैं। हमारा एमआई सिस्टम जो है उसको लहर वर्ल्ड बैंक, एडीबी सब ने ऑडिट कर चुके हैं, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ये सब ऑडिट कर चुके हैं हमारे सिस्टम में। एक सिंपल फार्मूला है ज़िंदगी का, एक आदमी में ऐड नहीं कर सकता, सिस्टम में गुंजाइश ही नहीं है। मेरी टीम मुझसे बगावत करेगी अगर मैं उनसे कहूँ कि एक बंदा डाल दो, कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में कल्चर ही ऐसा नहीं रखा और सिस्टम लॉक्ड है। अगर कोई आदमी ऐड होगा तो फ़ौरन पता चल जाएगा, पूरे सिस्टम को पता चल जाएगा, वर्ल्ड बैंक को भी पता चल जाएगा। तो आदमी नहीं डाल सकते, पैसे ठेकेदार है नहीं, पूरा सिस्टम हम सीधे चला रहे हैं। किसी ने हमें नहीं कभी तक आज तक कहा कि 600 अरब रुपए हैं, इसमें अगर 1% भी कमीशन हो तो 6 अरब रुपये बन जाते हैं। तो मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि, और ऐसे एक प्रोजेक्ट नहीं, मैं ऐसे 50 प्रोजेक्ट आपको सिंध के गिनवा सकता हूँ जिसमें ट्रांसपेरेंसी, जितने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट हैं सिंध के, ये 50 अरब का भी शायरा भुट्टो हुआ है, अभी 60 अरब का कई मवाद से 1 अरब एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। हेल्थ के हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, एजुकेशन के किए हैं। हर प्रोजेक्ट में हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से है कि इंडिपेंडेंट इंजीनियर होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है और बैंक होता है। प्राइवेट सेक्टर को पैसे बैंक से मिलते हैं। पूरा प्रोसेस हमने सिस्टम इस तरह बनाया था कि पूरे प्रोसेस से हमने सरकार के ये जो इंस्पेक्टर जो ख़त्म कर दिए थे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंजीनियर होगा, वो ऑडिटर होगा और एस्क्रो एजेंट होगा, वो देता है। कि हमारे कोई मेरे ख्याल है 300 अरब से ज़्यादा के प्रोजेक्ट वो चल रहे हैं, 400 अरब रुपये से अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो हमारे छोटी छोटी बातें टीवी पे चलती हैं, मीम्स बनती हैं, शोर शराबा चलता है, कुछ अच्छी बुरी बातें भी होंगी, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन इतने बड़े पोर्टफोलियोज हमारे सामने हैं आंखों के, 400-400, 500-500 अरब रुपये के, और शफाफ हैं, पूरी दुनिया उन्हें शफाफ कहती है, बट हमारे अपने लोग ही शफाफ नहीं कहते। तो इसका तो परसेप्शन एनालिसिस करने की you ज़रूरत है guys ना। also need to then educate people थोड़ा सा और ज़्यादा मेरे ख्याल से about these things. आपसे बात करने का एक पर्पज़ ये भी था कि इधर तो लोग जानते हैं, उधर भी लोगों को जानना चाहिए। ट्रू ट्रू। और थोड़ा सा बताएं कि जो और लेट्स से मसाइल हैं, आप लोगों ने जैसे एक ये मसला लिया कि जी हमें इतने घर बनाने हैं, एक इशू हुआ उसके ऊपर, और प्राइवेट जो और पब्लिक पार्टनरशिप है, और इसको हम कहाँ कहाँ आपको लगता है सूबे में या जनरली और जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस टू मॉडल को? इंश्योर गुड गवर्नेंस। या देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि कंपनी मॉडल में ये होता है कि कंपनी मॉडल में कंपनी मॉडल पे ज़रूरी है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स हो, वरना SEC पे उसको रजिस्टर नहीं करेगी। कंपनी मॉडल में ज़रूरी है कि बोर्ड हो, बोर्ड में अच्छे लोग लगाते हैं। कंपनी मॉडल में आप एफिशिएंट टीम लगा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की। ये सारे बेनिफिट्स हैं। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को अपना साइंस बहुत मिनिमम कर देना चाहिए। और देखना, ऑटोमेशन के होने के बाद भी अगर आप फौज ज़फर मौज लगाएंगे तो फिर गवर्नेंस नहीं होगी। अभी आपको पता है तमाम पॉलिटिकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनका ऑन एवरेज 70% तो नॉन डेवलपमेंट में चला जाता है, 70%, 80%, सिर्फ 20-25% डेवलपमेंट बजट में जा रहा है। बजट आपको पता है, बजट कट लग रहे हैं। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट करना चाहिए। सिंध को तो लीड हासिल है इसमें, बाकी लोगों को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कोई 15 साल से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करप्शन आ जाए तो कौन प्राइवेट इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करेगा? करप्शन का ताल्लुक तो ये है ना कि सरकार का फंड है, सरकार का फंड मिसयूज़ कर लें। लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पिछले 15 साल से अप्रोच ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना है। और आपको पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का सारा फोकस ये है, और मुराद अली साहब क्योंकि इसके पायनियर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, वो जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब से वो इसको लीड कर रहे हैं, इस पूरे इनिशिएटिव को। ये पूरी गवर्नमेंट ये कह रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है, जो कि नफ़ी है करप्शन की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर आके इन्वेस्ट करेगा उसको अपने पैसे वापस चाहिए। वो पैसे क्यों देगा करप्शन में?
और करप्शन तो आपको पता है, फिर करप्शन का मतलब तो इनएफिशिएंसी भी है, ये पूरा सिस्टम बैठ जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तो सिंध की बैशिंग काफ़ी हो गई, मेरा ख्याल है कि जो उसके अच्छे गुड लेसन लर्न हैं वो भी लोगों को लेना चाहिए और सीखना चाहिए, हाउसिंग से सीखना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सीखना चाहिए। और सीखा भी है सिंध से, पंजाब ने और दूसरे सूबों ने। SRB हमने पहले बनाया था, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, हमने करके दिखाया कि किस तरह हम रेवेन्यू इकट्ठे कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब ने बनाया अपना, फिर पंजाब ने आज बेहतर कर लिया है, KPK ने भी बेहतर कर लिया है। अभी मीटिंग थी पिछले दिनों हमारी CM साहब के पास, तो CM गिलगित भी इसमें मीटिंग में थे। गिलगित की पूरी टीम थी सूबे की, और यही तय हुआ कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाउसिंग और SRB, ये हम एफिशिएंसी ट्रांसफ़र करेंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे। इस तरह सारे डिपार्टमेंट आपस में, सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपस में बैठें, हम कुछ सीखें पंजाब से, सिंध से कुछ सीखें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को इल्ज़ामात दें। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि 70 साल हमने लोज़ में कम्पीट करके देख लिया, अब हाइज़ में कम्पीट करके देखते हैं। ये बैशिंग बहुत हो गई कि तुम ख़राब हो, तुम ख़राब हो। छोड़ दें इसको और आके बैठ के बात करें कि अच्छा जी आपने 21 लाख घर बनाए, हम 50 लाख घर बनाएंगे। हम पंजाब से सीखें कि अच्छा आपने इतने हज़ार किलोमीटर रोड बनाए, हम इतने हज़ार किलोमीटर रोड बनाएंगे। ये डायलॉग होने चाहिए। ये किसी को ये डायलॉग होल्ड करवाने चाहिए। और ये लोज़ में जो कंपटीशन है ना, जिसमें हम रोज़ाना एक दूसरे कोशिश ही करते हैं कि अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा तो सामने वाला भी ना करे, इससे बाहर निकले किसी ढंग से। और थोड़ा सा बताएं, जो अभी सारे घर तो बन गए, बट अगेन फ्रॉम अ वेरी मैक्रो लेंस, अल्लाह ना करे दोबारा से बारिशें होती हैं, आप कोई किसी और जगह के ऊपर हालात ख़राब होंगे, सारा कुछ होगा, तो व्हाट्स द सोल्यूशन कि वो परमानेंटली उस चीज़ को जितना मिनिमम किया जा सके? बिकॉज अभी ये होता है कि एक इंसिडेंट हुआ तो एक इदारा बन गया, वो अब ठीक है उस स्पेसिफिक काम पे तो वो कर रहा है, बट अगेन एज अ होल अगर आपने आवाम को देखना है तो उनको तो ये नहीं है ना कि जी इदारा एक है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मतलब ये दोबारा बारिशों के सीजन्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी कुछ काम हो रहा है इधर? देखें, पूरे पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, वो कुछ चैलेंजेस के साथ, जैसे स्कूल का एजुकेशन का चैलेंज है पाकिस्तान में, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में स्टंटिंग का है। तमाम सूबों में स्टंटिंग एट देयर पीक है, और उसकी वजह ये है कि एक साफ़ पानी का मनसूबा नहीं है, सीवरेज के सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगेन तकरीबन 800-900 मिलियन से ये डॉलर से, यानी जो पाकिस्तानी रुपए में तो तकरीबन ये 125 अरब रुपए हो जाते हैं, से ये शुरू कर रही है। और हमारा ख्याल ये है कि हम 3 अरब डॉलर्स पे इकट्ठे कर लेंगे। तो आप सोचें 800-900 अरब डॉलर से, रुपए से हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। आपको पूरा कम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन देना चाहिए। जो फेलियर है ना, अब मैं हाउसिंग से आता हूँ वाश की तरफ ना, पूरा फेलियर जो है गवर्नमेंट का वो ये है कि उसको प्लान करना चाहिए, नाइस एग्जीक्यूशन करनी चाहिए, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को का पूरा प्लान उसके पास होना चाहिए। हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में ये 3 चीज़ों को हमने एम्बेड कर लिया है। प्लानिंग हम पूरे 1 साल से प्लानिंग करके अब हम बिल्कुल तैयार हैं। वाश के हमारे 100 विलेजेस शुरू हो गए हैं, अब हम हर महीने 100 विलेज डेवलप करेंगे। लेकिन साथ-साथ हम उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस के भी 10 साल की रेजिम क्रिएट कर रहे हैं। जब आप ये कर लेंगे, तो आपने जो है वो पूरे सिस्टम को इम्यून कर दिया है डिज़ास्टर से। क्योंकि वहाँ पे वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं, वो सारा डिस्पोजल है। वहाँ पे ड्रेनेज की स्कीम भी आएगी हर गाँव में। तो ये पूरा गाँव का एक सेटअप जो है ना, ये रेज़िलिएंट डिफेंस का काम देगा अगले किसी भी डिज़ास्टर का। और आफ्टर यू गाइस फिनिश ये वाले घर, सो उसके बाद व्हाट्स द प्लान? ये तो नहीं होगा कि इदारा जो है वो बंद हो जाएगा, जी हमारा टारगेट तो था कि जी ये फैक्ट्री के लिए हमने बना दिया है? देखिए, वर्ल्ड बैंक यही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक यही कह रहा है कि हाउसिंग तो अगले साल निपट जाएगा। अब वाश आप शुरू कर रहे हैं, इसमें 5 साल लगेंगे, 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वही कहते हैं कि आप SPHF को एक वाटर यूटिलिटी बना लें, अगर आपने पूरा काम करना है, ताकि अगले 50 साल तक जो है ना इस सिस्टम पे काम करें। उस पर भी गवर्नमेंट को हम रिकमेंडेशन भेजेंगे, फिर गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो उस तरह से हो जाएगा। और डेवलपमेंट सेक्टर के साथ आप लोगों की पार्टनरशिप किस हद तक है? एक तो ठीक है फंडिंग तो आपने वर्ल्ड बैंक को बताया, अब हम देखते हैं कि जैसे UN के बहुत से इदारे हैं जो यहाँ भी UNICEF है, काम करके, UNDP है। एग्जैक्टली, तो वो भी लोकल लाइक ही काम है, अच्छा, आई एम मतलब वो ग्लेड भी। यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। है ना, हमने जब शुरू किया ना, तो हमने कहा कि यार ये जो मुख्तलिफ NGOs काम करती हैं ना, आइसोलेशन में ये नहीं होना चाहिए। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया अपने ऑफिस में ही, उसका नाम है SHRRP, सिंध हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन ग्रुप। उसमें सारी हमने जितनी भी INGOs हैं सबको इकट्ठा किया है। UNDP, यूनिडो, यूनिसेफ, सारे हमारे प्लेटफॉर्म में मौजूद। हमने कहा जिसने जो इंटरवेंशन करनी है यार एक बताए, और ये नहीं हो गया कि आपने भी घर बना दिए और इसका हम भी घर बना रहे हैं।
तो जिसने भी घर बनाने हैं सबसे पहले वो लिस्ट दे, शांति कार्ड नंबर दे उनके, हम अपने डेटाबेस से चेक करेंगे ताकि डुप्लीकेशन ना हो। दूसरी बात ये है कि जो गाइडलाइंस हमने तय कर दी हैं सारे उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से अपने डिज़ाइन पे घर बनाएंगे, इसलिए कि सेंट्रलाइज यूनिट एक सेंट्रलाइज करती है। आपको हैरत होगी, ये बेचारे तो खुद भी फंड सीख करते थे, आपको पता, आप यू नो देम वेरी वेल। लेकिन इस सारे प्रोजेक्ट में कोई कंसल्टेंसी की सर्विस देता है हमें, कोई कहता है मेरे पास पैसे $5 मिलियन हैं वो ले लें, कोई कहता है $1 मिलियन है, हम ये काम करना चाहते हैं। GIZ अभी हमारे साथ 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। यूनिटो ने मुझे $50 मिलियन 50 मिलियन यूरो की ग्रांट दी है, ग्रांट टोटल। आप देखें ग्रांट के लिहाज से ये बहुत बड़ी रकम है, और 20 मिलियन और ला रहे हैं, और बाकी सारे जो ये एजेंसीज हैं ये सारे हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई एजेंसी ऐसी है जो हमारे साथ काम नहीं कर रही। और लेकिन ये जो अपने तौर पर प्रोजेक्ट्स वहाँ कर रहे हैं इन इलाकों के अंदर, तो उसको फिर आप लोग कैसे हाँ, वो हम मतलब उनसे कि कहते हैं, जैसे यूनिडो अब हमारे साथ कर रहा है, कई एजेंसीज तो हमें पैसे दे देती हैं, कुछ एजेंसीज कहती हैं कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, हम डायरेक्ट काम करेंगे। तो फिर हम उनसे कहते हैं अच्छा किधर काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी CRS हमारे साथ कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज है, उसने कहा कि हम एक विलेज है, तो मैंने कहा डिज़ाइन दिखाएं, डिज़ाइन दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ काम करें इसमें, लेकिन पैसे हम आपको नहीं देंगे। मैंने कहा ना दें। तो हमने ये देखा कि उन्होंने हमारी पॉलिसी है सिंध की, एक घर एक बाथरूम होगा। ये कम्युनिटी बाथरूम का तस्वीर हमने कहा सिंध से ख़त्म करना है। पहले ये होता था कि गांव में 5 वाशरूम बना दिए, सब होते जाते थे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, ये तो मुनासिब नहीं है, आपको पॉलिसी वही रखनी पड़ेगी जो सिंध की पॉलिसी है। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। हमने कहा ठीक है, 15 बाथरूम के पैसे आपके पास हैं, 40 बाथरूम के पैसे मैं देता हूँ, बाकी आप अपना काम करते रहें, इसके पैसे भी हम आपको दे देंगे, लेकिन रेजिलिएंट गाइडलाइंस वही होंगी जो हमारी होंगी, प्रोसेस वही होगा। तो आप देखेंगे कितनी आसानी के साथ ये कोऑर्डिनेशन, जो सबसे बड़ा फेलियर मैं देखता हूँ पब्लिक सेक्टर में, वही होता है कि सारे इदारे आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सके। मुझे अमर्त्य सेन का एक बुक याद आ जाती है, सोशल डेवलपमेंट, एक साइंटिस्ट है, नोबेल दार, वो कहता है कि जब बंगाल में फेमीन आया था 1942 में मेरे ख्याल है, तो लोग इसलिए नहीं मरे थे कि वहाँ गंदम नहीं थी। कहता है गोडाउन्स भरे हुए थे गंदम से, लेकिन सारी एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी कि काम कैसे करें, और इतना बड़ा सानिया हो गया। तो मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी होती है हर दफ़ा कि इस प्रोजेक्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, GA का डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट हों, सारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, सारे प्राइवेट बैंक्स हों, CDWP हो जो प्लानिंग कमीशन है फेडरल गवर्नमेंट का, वो हो, या ECNIC हो, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हर आदमी सपोर्ट करता है हमारे इनिशिएटिव को। इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट, सूबा, मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब खिचखिच खत्म नहीं होगी। और इस प्रोजेक्ट ने ये सिखाया है कि अगर आप ट्रस्ट बना लेते हैं, अब देखें स्टेट बैंक रेगुलेटर है, कहीं बैंक में हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे अकाउंट खोलने में डिले करा, हम स्टेट बैंक को फ़ोन करते हैं, उन्हें कहता है बैंकों के खबरदार जो तुमने डिले किया, फ़ौरन खोला अकाउंट। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हो तो हर इदारा उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो आ जाता है। एंड व्हाट कैन अदर जो सूबे हैं कैन लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट? लाइक अगर आप मुझे 3-4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स आप कह लें, या जो बड़ी लर्निंग्स हैं जो आपने यहाँ देखी हैं विच दे कैन इम्प्लीमेंट इन पंजाब एंड KP और जगहों के ऊपर। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से जवाब दूंगा कि मैंने क्या 30 साल में सीखा कि जो कि फंडामेंटल्स हैं। नंबर 1, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, उसके पीछे तो कोई होगा नहीं। ख्वाहिश के ये किस कॉन्टेक्स्ट में? ख्वाहिश ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप कहे आपसे, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक तय कर ले। मैं भी श्रीलंका गया था कुछ अर्से पहले, तो मैंने वहाँ देखा तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत हो गया, अब श्रीलंका को साफ़ होना है, और 3 साल में श्रीलंका साफ़ हो गया। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप की ख्वाहिश है ना, वो अगर असर्ट कर जाए तो ये नहीं हो सकता कि वो कोई काम ना हो। दूसरा विजन, पहले तो ये बात होगी ना, जैसे हाउसिंग को ले लें कि 20 लाख घर बनाने हैं, जब कैलकुलेट किया तो 600 अरब रुपए का था। हमारे बजट में कितनी गुंजाइश निकल सकती थी? 40 अरब, 50 अरब। तो अगर हम ये सोचते कि 40 अरब रुपए साल के देंगे, तो फिर ये 15 साल में ये प्रोजेक्ट होना था, जो भी 3 साल में हुआ। इसके बाद आती है विजन कि नहीं करना है तो अब कैसे फंड आ सकता है। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक से बात की, वर्ल्ड बैंक को साथ गए। मुझे याद है 6 o'clock इन द मॉर्निंग चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, रीजनल डायरेक्टर और कंट्री डायरेक्टर से, और हम भी थे, निगोशिएट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को।
ब्रेकफास्ट पर, और दे वर एप्रीहेंसिव कि यार देखें इसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी, अकाउंटेबिलिटी के क्या मेजर्स हैं, किस तरह से होगा। उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है कि सस्टेनेबल भी होगा, ट्रांसपेरेंट भी होगा, और आप लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट कितना अच्छा बनता है। वो $500 मिलियन और 50 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पहले दिए, उससे हमने काम शुरू किया और फिर ये सारे आते गए और ये सारे बस होते गए। तो विजन, मुराद अली शाह साहब का विजन था कि मैंने इसको करके दिखाना है कि किस तरह से प्रोजेक्ट होगा, क्लीन होगा, दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा भी और दुनिया ने पैसे भी डाले। तो विजन ज़रूरी है। तीसरी बात ये कि बॉक डाउन नहीं होना चाहिए किसी बड़े चीज़ को सामने देख कर ना। 600 अरब रुपए का सोच के अगर बॉक डाउन कर जाते नहीं होता, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं है। हमने इतने प्रोजेक्ट किए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि अब हमें ये पता है कि नंबर्स 000 बढ़ाने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मुझसे आप 50 अरब का काम करवाएं या 500 अरब का करवाएं, मैंने सिस्टम वही है। तो आखिरी बात ये है कि प्लानिंग पार्ट पर आप बिल्कुल लग के काम करें। 6 महीने लग जाए ना, फिक्र ना करें। हम पर बहुत प्रेशर था, फ़ौरन शुरू करें, हम कहते थे नहीं कर सकते, पूरा कंप्लीट करेंगे, MIS बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब हम 10 लाख से ज़्यादा घर बना चुके हैं, हर महीने 50,000 घर हमारे बन रहे हैं, और हम सिर्फ मेरे ख्याल 25% टाइम देते हैं हाउसिंग को, बाकी 75% टाइम दे रहे हैं वाश को, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है, बस वो चल रहा है। छोटी मोटी जो टीथिंग इश्यूज आते हैं उनको छोटे मोटे आते हैं तो उसको देख लेते हैं। तो विजन, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फेडरल गवर्नमेंट के पास समझना चाहिए कि छोटे किसी प्रोजेक्ट से तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली तभी आएगी जब आप कहेंगे 50 लाख घर बनाने हैं, 25 लाख घर बनाने हैं, मैंने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को सीधा करना है, मैंने पूरे इरिगेशन के सिस्टम पूरा एंड टू एंड मैंने इसको सोचना है कैसे करना है। फिर ठीक है, आप भले 5 साल ले लें, 10 साल ले लें, लेकिन आप कहें कि मैंने यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाना है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अब टीन टाइम कि गवर्नमेंट जो है ना सस्टेनेबल प्लान्ड डेवलपमेंट की तरफ सोचना छोड़ दें। बदकिस्मती से हमारे यहाँ शायद इतने प्लान तरीके से होता नहीं है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, उसकी वजह ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग ख़त्म ही नहीं होगी अगर आप प्लानिंग फेज में नहीं जाएंगे। तो जब प्लानिंग में चले जाएंगे तो शॉर्ट टर्मिज्म ख़त्म हो जाएगा। एक और क्रिटिसिज्म जो मैं करता हूँ गवर्नमेंट पर, हालांकि 30 साल इसी तमाम गवर्नमेंट्स में काम किया, वो ये कि PC1 मॉडल से मुल्क नहीं चलते। आपको इसे बाहर, सिंध तो काफ़ी हद तक बाहर आ गया है, बाकी सूबों को भी समझना चाहिए कि PC1 मॉडल में आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। PC1 बनती है, काम हो जाता है, उसके बाद काम ख़त्म। उसको संभालेगा कौन, चलाएगा कौन, मैनेज कौन करेगा? हमारे PPP प्रोजेक्ट्स में कंपलसरी है कि अगर आपने 3 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो 20 साल का प्रोविजन भी करना है, ताकि 25 साल 30 साल वो चले भी फैसिलिटी। लास्टली, जो अगर कोई भी बंदा ये कॉन्वर्सेशन सुन रहा है, उसने ज़रा आपका प्रोग्राम क्या है, हाउ यू गाइस आर मैनेजिंग इट, पार्टनरशिप, उसकी ट्रांसपेरेंसी, सारा कुछ, उसको ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुन के मेरे ख्याल से जो सवाल आएगा कि अगर हम सिंध में इस लेवल तक आप कर रहे हैं, वाई चीफ मिनिस्टर हों या कोई भी जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, वाई आर दे अनएबल टू फिक्स कराची एज अ सिटी? बिकॉज यहाँ तो सबसे ज़्यादा पैसे आपको मिल भी जाएंगे और सब कुछ होगा। कराची में काम तो हो रहा है, मतलब रोड्स वगैरह बनते रहते हैं, दूसरे लेकिन काम मैं भी जब होते आता हैं। हूँ रोड ख़राब से ख़राब होते जा रही हैं। तो मेरा हाल है कि कराची को भी एक प्लानिंग की ज़रूरत तो है और कि एक आप लॉन्ग प्लान टर्म कर लें। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का गवर्नमेंट ऑफ सिंध सोच भी रही है, और इसमें ये कि अगर आप इसके पोर्शंस करके कराची के, मतलब तोड़ना नहीं है उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव छोटे छोटे यूनिट्स की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इसमें अगर आप इम्प्लीमेंट करें, मिसाल के तौर पर ऐसे ही जस्ट थॉट में थोड़ा सा काम भी किया था इस पर, कि सिंध में 20 कंसेशनर्स को आप बुलाते हैं, 20 प्राइवेट पार्टनर्स को बुलाते हैं कि जी आपने एक लिफ्टन संभालना है, आपने संभालना है, आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ या करें। तो क्या होगा कि अगर वो 20-20 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट 20 लोग लेकर हैं, 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, 3 साल में कराची पर आ जाएगा, और आपको 50 अरब या 40 अरब रुपए साल की रीपेमेंट करनी होगी। लेकिन आप ये सोचें कि पूरा का पूरा कराची खड़ा हो जाएगा, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड न्यू बन जाएगा, वाटर का मसला हल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, 400 अरब रुपए अच्छा खासी रकम है, और उसके बाद आप उन कंसेशंस को चलाते रहें, और अच्छा उन्होंने मेंटेन भी करना होगा। तो ये जो तस्वुर है ना, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट्स का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में कम होगा और सिस्टम्स की अहमियत बढ़ जाएगी। अब ये AI और इसकी वजह से तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, आई एम लाइक फैसिनेटेड। आई थिंक वो जो आपने कहा कि आप लोग 40 लोगों से अगर ये कर रहे हैं काम, इट्स जस्ट हाँ लाइक अ स्मॉल स्टार्टअप हाँ, के तौर पर ये पूरी चीज़ चल रही है। इसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना। देखिए, हमने
बैंक अपना पार्टनर बनाया है। अब अगर कभी कोई बैंक की कंप्लेंट आती है तो मैं बैंक के प्रेसिडेंट से बात करता हूँ। अच्छा, इसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक और थीम मैं बता दूँ आखिरी में, कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लॉट के साथ काम करें, बेस्ट बैंक के साथ काम करें, बेस्ट कंसेशनियर्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ काम करें, तो आप उनकी रेपुटेशन इतनी होती है कि उनको मूव करना होता है। अब आप सोचें ना, कोई भी एक बड़ा बैंक है, मैं उसके प्रेसिडेंट से ही कहूँ कि ये मुझे शिकायत क्यों मिली है, तो 5 मिनट में उस बैंक मैनेजर को वो ट्रांसफ़र करते हैं। आज भी हमको 20 मैनेजर्स हटा चुके हैं ज़रा सी कंप्लेंट पर, क्योंकि उनकी रेपुटेशन ज़्यादा बड़ी है एक छोटे मोटे काम से। तो इसको भी आउटसोर्स किया हमने, अपने एनजीओज़ लगाए हैं। एनजीओज़ को आप इस सेक्टर को जानते हैं, ये सारे क्रेडिबल हैं। वहाँ कोई शिकायत आती है, हमसे पूछे बगैर भी वो 10-10 इंजीनियर्स को खिलाफ एक्शन लेते रहते हैं और अपने सिस्टम को ठीक करते रहते हैं। ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। मैं चाहता तो अपने रीजनल ऑफिस बनाता, फिर मैं कैसे कंट्रोल करता चलता। अब तो ये है कि मैं एनजीओ को हटा दूंगा। अगर मुझे ज़्यादा शिकायत किसी की नज़र आएगी तो मैं उसको हटा के किसी और को लगा दूंगी। तो सिस्टम को आउटसोर्स करना चाहिए। Alsab, thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you and amazing work you guys are doing. Maybe one day I'll go and visit and हाँ, आप अभी show भी me around अभी again. मतलब आजकल अगर आप यहाँ पर हैं तो वी कैन अरेंज, आप जाएं और जहाँ भी जाना चाहते हैं आप कहें कि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, इस तालुके में जाना है, इस गांव में जाना है, हम कहेंगे इस गांव में लेके जाते हैं। Amazing. Thank you so much थैंक for यू your वेरी मच, time. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।